हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग बात कर चुके हैं कि मूल अधिकार के बारे में बात कर रहे थे कल। तो उसमें हम लोगों ने जान लिया है कि मूल अधिकार कहाँ भारत के संविधान में किस भाग में और किस अनुच्छेद में पाया जाता है और ये कहाँ से लिया गया है। इसके बाद भारत में अधिकार के प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक या कानूनी अधिकार या फिर मानव अधिकार। इन सब पे हम लोग कल बात कर लिए थे। उसके बाद देखे थे कि जो मूल अधिकार है उसको इतनी विशेष क्यों है और क्या ऐसे प्रावधान है मूल अधिकार में जो उसको विशेष बनाते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार की जो है विशेषता हमने पढ़ ली थी। अब आज से आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद जो 12 से 35 तक मूल अधिकार पाया जाता है, तो अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य के बारे में बताता है कि राज्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में क्या है, ये राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा बताता है और कहता है कि राज्य में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो अनुच्छेद 12 आपको राज्य की परिभाषा बताता है। तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य क्या है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो है राज्य का क्या अर्थ होता है। तो राजनीति विज्ञान में जब हम राज्य देखते हैं, राजनीति विज्ञान में राज्य, तो इसमें होता है कि वह क्षेत्र में राज्य। तो इसमें क्या होता है कि वैसा मतलब क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या हो, जनसंख्या राज्य वह माना जाता है जहाँ पे जनसंख्या हो। उसके बाद एक उसका भूभाग हो। उसके बाद आपका हो यहाँ पे सरकार रहे और सरकार में संप्रभुता रहे। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य क्या है कि एक ऐसा भूभाग जहाँ पर उसकी जो है भूभाग जहाँ पर जनसंख्या हो, उसके बाद वहाँ पे सरकार हो और सरकार संप्रभु हो, तो उसे हम राजनीति विज्ञान में राज्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत राज्य हो गया हमारा, अमेरिका राज्य हो गया, कनाडा, आज सब जो है ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 12 जो है उसके तहत राज्य जो है, राज्य में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम देखते हैं कि इसके तहत क्या है, संघ और संसद। संघ का जो संसद है, संसद, संघ का संसद, संसद और सरकार, ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत। उसके बाद प्रांत का विधानमंडल और सरकार, प्रांतीय विधानमंडल और सरकार। उसके बाद इसमें आते हैं स्थानीय संस्थाएं, संस्थाएं आ गई आपका। उसके बाद आ गया अन्य जो है व्यक्ति या जो संस्था है, अन्य व्यक्ति व संस्था। तो संसद, संसद यानी कि जो विधायिका कार्यपालिका है, ये जो है सरकार का अंग मानी जाती है, इसलिए राज्य के अंतर्गत ये भी जो संसद कानून बनाएगा वो भी राज्य ये माना जाएगा कि राज्य ने बनाया है। सरकार, सरकार जो मतलब व्यापक अवधारणा लिए हुए है। तो इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए, उसके जो कैबिनेट हो गए, कैबिनेट के जो मंत्री हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए, उसके बाद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हो गए, यहाँ तक कि अगर कोई कर्मचारी जो कि एक बैंक में SBI और RBI जैसे बैंक में चपरासी का काम कर रहा है और लोगों को पानी पिला रहा है, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल और सरकार, तो इसमें भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब चीज़ें मतलब आएंगी इसमें, जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय संस्थाओं में आपका हो जाएगा पंचायत एवं नगर निगम, पंचायत व नगर पालिका, इस तरीके की चीज़ें जो हैं आ जाएंगी जो स्थानीय संस्थाएं हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई जो स्थानीय संस्था है ये कोई आवाज़ दे रही है, तो इसको सबको समान रूप से बांटा जाता है। इसको हम समानता के अधिकार में जो है पढ़ते हैं, समान लोगों के साथ समान व्यवहार में। स्थानीय संस्थाओं में ये पंचायत और नगर पालिका आ गई। अन्य व्यक्ति या संस्थाएं,
अन्य व्यक्ति और संस्थाओं में हो जाएगा कि जो सरकार की शक्ति का जो है प्रयोग करता है, जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करता है वो जो है अन्य संस्थाओं के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका को जो है राज्य माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका जो है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। 12 के तहत राज्य नहीं माना जाता है। ठीक है, ये संतुलन स्थापित करने की कोई बात है कि जी, क्योंकि इसको कोई इसमें विवाद पैदा होता है तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहे इससे, इसलिए जो अनुच्छेद 12 के तहत जो है न्यायपालिका को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13 आपको क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 इसमें आपका क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, उसके बाद वर्तमान में क्लास 4 भी जुटा है। इसको हम लोग देखेंगे कब जुटा है, क्यों जुटा है, कैसे। तो ये आपका पहला क्या कहता है, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि संविधान लागू होने से पूर्व की, संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी विधि, कोई विधि जो यफार का यानी कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। तो अगर हम इस शब्द को पढ़ते हैं, इस जो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि संविधान लागू होने से पूर्व की कोई विधि जो एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, वह उल्लंघन की सीमा तक जो है वो शून्य मानी जाएगी। तो इससे हमारा दो सिद्धांत भी निकलता है। एक आपका निकलता है कि आच्छादन का सिद्धांत, क्वेश्चन पूछा जाता है आच्छादन का सिद्धांत जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में पाया जाता है, तो आपका ये अनुच्छेद 13 हो जाएगा, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा निकलता है पृथक्करणीयता क्या सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलिटी। ठीक है, ये दो सिद्धांत आपके निकलते हैं। किससे निकलते हैं, अनुच्छेद 13 एक को जब हम पढ़ते हैं तो ये दो सिद्धांत निकल के आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से प्रभावी है, तो वो जो है अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1। उसके बाद आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 से है। इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है, उसके बाद पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है। आच्छादन का सिद्धांत का सिद्धांत ये क्या कहता है कि अगर कोई कानून ऐसा बन गया है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो है वो क्या है 19 आईपीसी। ठीक है, ये 1861 से जो है प्रभावी है। अब ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या हुआ कि सभी कानून लगभग अच्छे थे, मान लीजिए 90% तक अच्छे थे। उसके बाद कुछ एक जब औपनिवेशिक शासन था तो वो लोग भारतीयों का शोषण करने के लिए कुछ बुरे प्रावधान भी आईपीसी 1861 में किए थे। अब
हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जो इनकी अच्छी विधियाँ थी इनको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 10% को जो है समाप्त कर लिया व्यावहारिकता को अपनाते हुए। अब ये जो 10% अपना लिया, और इसी पे आच्छादन का सिद्धांत लागू हुआ कि 1861 की जो भी विधियाँ हैं, जो अच्छी विधियाँ उनको अपनाते हुए, और जो क्योंकि मूल अधिकार उस समय था नहीं, अब जब मूल अधिकार आ गया 26 जनवरी 1950 से, तब जो है मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो जो मूल अधिकार को उल्लंघन करने वाली विधियाँ थीं वे शून्य हो गई, और इसी को आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। कि आच्छादन का सिद्धांत सामान्यतः यह कहता है कि कोई भी विधि जिस सीमा तक मूल अधिकार का उल्लंघन करती है वह शून्य होगी। कोई विधि जिस सीमा तक मूल अधिकार का, ये फॉर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है वह उस सीमा तक अप्रभावी मानी जाएगी। ठीक है, यह संविधान के लागू होने से पूर्व की बातों पर जो है लागू होता है। उसके बाद भी जो सिद्धांत, जो मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियाँ बनेंगी उस पर यह सिद्धांत लागू होगा कि आच्छादन का सिद्धांत, जो भी मूल अधिकार का विरोधी होगा वह जो है अप्रभावी हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये क्या हुआ कि कोई विधि बनी, मान लीजिए विधि बनी, इसमें मान लीजिए कि सामान्यता जो है 80% मान लीजिए जो मूल अधिकार को जो है प्रभावित नहीं करती हैं, और 20% जो है ये मूल अधिकार को प्रभावित करती हैं, मूल अधिकार को सीमित करती हैं। तो क्या हो जाएगा, इस 20% को जो है ये जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो है इसको हटाकर ये विधि जो है लागू कर दी जाएगी, और इसको अप्रभावी बना दिया जाएगा। ये अप्रभावी हो जाएगा और ये जो है प्रभावी हो जाएगा। तो पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो मूल अधिकार का उल्लंघन ना करने वाली विधियाँ हैं उनको एक तरफ करके, और जो मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियाँ हैं इसको एक तरफ करके जो है हटा देते हैं, और उसको अप्रभावी बना देते हैं। और जो उचित विधि रहती है, जो मूल अधिकार को सीमित नहीं करती हैं, उसको हम लोग जो है लागू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद जो है 13(2) को देखते हैं। अनुच्छेद 13 का, इसको हम लोग लिख देते हैं अनुच्छेद 13 क्लास 2। तो ये क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को सीमित करता है। यानी कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकार को सीमित करता हो। मतलब सीमित, एक मिनट, यफार को सीमित करने वाले कानून राज्य नहीं बनाएगा। ये दुआ ऐसा बनाएगा तो जो है इस पर भी आच्छादन का सिद्धांत लागू हो जाएगा, और वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। अब 13(2) से ये विवाद पैदा हुआ कि जैसे देखिए कि विधि जो है, 13(2) से विवाद क्या हुआ पहले ये देखते हैं। 13(2) से जब इसको पढ़ें तो ये विवाद हुआ कि जो इसको मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं या नहीं, इसी को लेके जो है विवाद पैदा हुआ। तो ये विवाद क्यों हुआ इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सामान्यतः जो है देखते हैं कि ये जो विधि होती है ये दो प्रकार से बनाई जा सकती है। एक जो है साधारण विधि और दूसरा मान लीजिए संशोधन विधि। ये साधारण बहुमत से और ये जो है विशेष बहुमत से। ठीक है, अब इसी को लेके जो है विवाद पैदा हुआ कि क्या
हम लोग जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, और ऐसा विवाद क्यों हुआ। अनुच्छेद 13(2) के जो शब्द हैं कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को सीमित करती हों। तो हम लोग देखते हैं कि कोई जो कह रहा है कि यह जो प्रावधान किया गया ये केवल साधारण विधि पे किया गया है, कि राज्य साधारण विधि से कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकार को सीमित या सीमित करती हो। और किसी किसी का विवाद नहीं, ये जो है संशोधन द्वारा भी या जो मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर विवाद हुआ और केस हुए। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मूल अधिकार संशोधनीय है या नहीं। तो हम लोग केस का हवाला देते हुए बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जो केस हुआ इससे संबंधित हुआ शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस 1951। इसमें क्या कहा कि जो है न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो मूल अधिकार हैं उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये मान लिया गया कि संशोधन किए जा सकते हैं। उसके बाद आपका आया सज्जन सिंह केस। इसको आप लोग लिखते चलेंगे, सज्जन सिंह केस। ये आपका हुआ 1965 में। इसने भी किया हाँ मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आया आपका गोलकनाथ केस। ये एक ऐतिहासिक केस आया, गोलकनाथ केस। ये आया आपका 1967 में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या की कि अपनी व्याख्या बदल दी कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसने क्या कहा कि मूल अधिकार में संशोधनीय नहीं है, यानी कि मूल अधिकार संशोधनीय नहीं है, संशोधनीय नहीं। ठीक है, एफआर संशोधनीय नहीं है। और इसमें एक सिद्धांत आया, क्या है, भविष्यलक्षी अध्यारोहण। भविष्य लक्षी अध्यारोहण। भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत आया कि जो अभी तक की ये भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत कहता क्या है। तो ये क्या कहता है कि जो ये है कि इसके अनुसार संसद जो है मूल अधिकार में जो है संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, कब से नहीं कर सकती, भविष्य लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन जो है न्यायालय का यह निर्णय ये माना गया कि यह भविष्य लक्ष्य जो है प्रभाव से लागू होगा। यानी कि जो गोलकनाथ केस है उसके पहले केसों में जो निर्णय दे दिया गया उसको, उसके पहले जो मूल अधिकार में संशोधन कर दिए गए वो मान्य है। लेकिन अब जब 1967 का गोलकनाथ केस हो गया उसके बाद जो मूल अधिकार में संशोधन होगा वह मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि न्यायालय ने अपना निर्णय जो है बदल दिया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भविष्य लक्षी जो अध्यारोहण का सिद्धांत है वह यह बताता है कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन न्यायालय का जो यह निर्णय है वह भविष्य लक्षी प्रभाव से जो है लागू होगा। यानी कि भविष्य में यदि संसद मूल अधिकार में कोई संशोधन करेगी तो करेगी या फिर मूल अधिकार को सीमित करने का प्रयास करेगी तो न्यायालय उसे जो है समाप्त कर देगा, अगर जो मूल अधिकार का है। यद्यपि जो गोलकनाथ केस से पहले मूल अधिकार में संशोधन किए जा सकते हैं उसको जो है मान्यता दे दी गई। इसके बाद हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब इससे क्या हुआ कि अब संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब इससे जो कार्यपालिका है ये भी अपनी शक्ति को साबित करना चाहती थी। तो एक इन्होंने एक संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन 1971, 24th अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1971। ठीक है, इसमें आपका यही जो अनुच्छेद का 13 क्लास 4 है, क्लास 4, 13 क्लास 4 जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो संविधान संशोधन का जो अधिकार है यह मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(4) के तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि संसद मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आया केशवानंद भारती केस। यानी कि जो है अनुच्छेद 13(2) के तहत जो है में जो संशोधन की बात है तो वो साधारण बहुमत से नहीं लेकिन जो विशेष बहुमत है उससे संशोधन कर सकती है। ये अनुच्छेद 13(4) के तहत जो है प्रावधान किया गया संविधान में।
इसके बाद आपका आया बहुत ही ऐतिहासिक केस 1973 में केशवानंद भारती केस, जिसमें मूल अधिकार का जो है मूल ढांचे का प्रावधान लाया गया। अब इसमें क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस 1973 1973, इसमें आपका क्या आया, मूल ढांचे का सिद्धांत। उसके बाद इसने क्या कहा कि अब संविधान के प्रावधान के अनुसार न्यायालय को चलना है। अब इसमें इन्होंने फिर निर्णय बदला गोरखनाथ के। अब उससे इतर क्या दिया कि न्यायालय जो संसद जो है वह विशेष बहुमत के माध्यम से जो है मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। यद्यपि मूल ढांचा का सिद्धांत जब आया तो मूल ढांचा का सिद्धांत इसमें आया का सिद्धांत, ठीक। ये आपका आ गया 1973 में, और इसने कह दिया कि अब हाँ, संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है। अब ये प्रावधान हो गया। उसके बाद जो अब हम वर्तमान स्थिति को देखने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है, कि संसद जो है वर्तमान में, इसके पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो है अनुच्छेद 13 जो 13 का क्लास 3 है वो क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 13 क्लास 3। तो 13 क्लास 3 ये बताता है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा। विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा ये बताता है। विधि में क्या क्या शामिल होंगे। तो इसके अंतर्गत आप जैसे मान लीजिए संसद कोई विधि बनाती है, संसद विधि, ठीक है। उसके बाद विधायिका कोई विधि बनाती है या कोई अध्यादेश जारी करती है, अध्यादेश जारी कर किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। कोई नियम बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं आदि जो है विधि के अंतर्गत शामिल होती हैं। यानी कि ये 13 का जो क्लास 3 है ये बताता है कि जो है विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे। अब मूल अधिकार से संबंधित वर्तमान जो स्थिति है इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मूल अधिकार से संबंधित जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट की स्थिति, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसमें एक पहला देखते हैं कि संसद जो है संशोधन कर सकती है, संशोधन किया जा सकता है। किसमें, एफआर में, एफआर में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो जाएगा कि इसमें संशोधन यानी कि एफआर में फंडामेंटल राइट में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से ही होगा। इसमें किस प्रकार के विशेष बहुमत से, दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत हमें यही बताता है, ठीक है। 2/3 जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है कि यदि कोई मूल ढांचा है एफआर में उपस्थित मूल ढांचे का संशोधन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, तो वर्तमान स्थिति क्या है जो है इसको लेकर, मूल अधिकार को लेकर, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस से जो है सामने आया। इसके पहले शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद जो है सज्जन सिंह केस में भी इसमें संशोधन को जो है मान्यता मिली थी। और उसके बाद गोरखनाथ केस में इस मान्यता को पलटा गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ, जिसके तहत जो है संशोधन करके आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा गया। उसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि जो है मूल अधिकार में जो है संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें भी चूँकि न्यायपालिका है तो न्यायपालिका जो है संविधान के अनुसार ही चलती है, और संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 13(4) के तहत अधिकार दे दिया गया कि हाँ संशोधन कर सकती है। तो न्यायपालिका ने भी कहा कि हाँ संशोधन किया जा सकता है। यद्यपि इसमें जो मूल ढांचे का जो है संकल्पना आई तो उसमें कहा गया कि यदि मूल अधिकार में कोई मूल ढांचा पाया गया तो उसका संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें संशोधन जो है वो
विशेष बहुमत से होगा दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत, यानी कि कुल जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले का जो है 2/3 जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। इस प्रकार हम लोगों ने आज अनुच्छेद 12 और 13 को देखा और 13 के जो क्लास पढ़े हैं, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणता का सिद्धांत, इन सबको पढ़ा है। आगे अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल जो 14 समानता का अधिकार जो है 14 से 18 उसको जो है पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 से 18 इसको अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।